हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा, आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। वैसे एक ही चीज़ दिख रहा है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में बात करेंगे हम लोग, और नीति आयोग का बात करेंगे, जो कि दोनों ही बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारा हिंदुस्तान का। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इतिहास में जाएंगे, इनकम्बेंट्स के बारे में देखेंगे। मतलब मेरा ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। एक तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तो है ही। इसके अलावा जितना भी फेमस एग्जाम्स रहते हैं, फूड एसआई क्लर्कशिप या कलकत्ता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस वगैरह वगैरह, सब में आरबीआई से हमेशा आता है, क्योंकि ये देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, नीति आयोग और आरबीआई। तो आरबीआई का ये जो लोगो देख रहे हैं, इसी से पहले बात का शुरुआत करते हैं। ये लोगो में क्या क्या है? पाम ट्री है पीछे, और सामने टाइगर है। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डबल मोहर था। थोड़ा सा वीडियो को ना खाली स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, सुना भी करिएगा। एक डबल मोहर था, उसमें पूरा ऐसे ही एक लोगो था, पीछे पाम ट्री बट सामने लायन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सोचा जो उसी को रखा जाए, मगर बाद में फैसला हुआ जो नहीं, टाइगर को रखना ही ठीक है, जो कि यहाँ का नेशनल एनिमल भी है इंडिया का, उसी को रखा गया। तो लोगों के बारे में पूछा जा सकता क्या है? अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये हमारा हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अंडर में ही आता है। और इसका हेडक्वार्टर शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई में है। मुंबई में है, सभी को पता है, बट एग्जामिनर डीपली पूछ सकता है जो एग्जैक्टली कहाँ पर है। और ये जब बना था, तब इसका हेडक्वार्टर मुंबई कोलकाता में था। ठीक है, 1935 में बना था, अभी मैं बताऊंगा। 1937 में इसको मुंबई लेके जाया जाता है, तब तो बॉम्बे बोला जाता था। उसके बाद हमेशा से वही है। और पूरे इंडिया में टोटल 33 ऑफिस है, जिसमें से 4 रीजनल ऑफिस है और 27 अलग अलग, मेनली जितना कैपिटल, स्टेट का कैपिटल है वहीं पर है। 33 आज के दिन में ऑफिस है। और ये कब बना था? एक्चुअली 1926 में एक ये आया था, क्या उसका बोलते हैं, कमीशन बैठाया गया था। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसका चेयरमैन थे एडवर्ड हिल्टन यंग, और उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। तो 1926 में जब ये कमीशन बनाया गया था, एक्चुअली आपको मालूम है, कोई भी कमीशन का चेयरमैन का नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये कमीशन का पूरा नाम अगर ये है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। अब जेहेतु इसका चेयरमैन हिल्टन यंग है, इसीलिए आमतौर पर इसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। तो उसी का रिकमेंडेशन के तहत ये आरबीआई को बनाया जाता है। और ये आरबीआई बनता है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन होता है, आरबीआई एक्ट 1934 का तहत। ठीक है, और इसको नेशनलाइज किया जाता है बाद में 1 जनवरी 1949। ये दोनों डेट को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत कोई कोई 1 जनवरी 1935 को समझ लेता है जो उसका फाउंडिंग है, और 1 अप्रैल 1949 को समझ लेता है जो नेशनलाइज है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन ना होना चाहिए, इसको अच्छे से देखिएगा। और क्या चीज है, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पहले एक ही था, सबका आरबीआई एक ही था। तो आजादी का बाद पाकिस्तान रिक्वेस्ट किया जो भाई हम लोग को भी कुछ दिन मौका मिलना चाहिए आरबीआई का जरिए से, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह या फिर जो भी। तो आरबीआई एक तो पाकिस्तान का लिए काम किया काफी 1 साल तक। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना, जो कि वहां का सेंट्रल बैंक है। और म्यांमार का लिए भी काम किया। एक्चुअली म्यांमार में भी तो ब्रिटिश का राज था, तो वहां पर भी आरबीआई का। तो आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया के अलावा कौन 2 कंट्री है जिसके लिए आरबीआई काम कर चुका है? एक म्यांमार, बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार बना, एक पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना। समझ में आ गया आपको? ये सब गूगली है। तो आरबीआई का पहला गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। अभी आपको स्टीव स्मिथ देखते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से है वो। और पहले इंडियन गवर्नर बने सीडी देशमुख, जो कि बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। इनका पूरा नाम देख लीजिए, चित्तरंजन द्वारकानाथ देशमुख। 1943 से 49 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे। इससे सवाल ये आ सकता है जो भाई, इंडिया का आजादी का टाइम कौन था आरबीआई का गवर्नर? तो यही थे। और एसएमएस ये शॉर्ट में लिखा हुआ, एक्चुअली सरदार मनमोहन सिंह, जिनके कल ही दिल्ली राज्यसभा से मैंने रिटायरमेंट अब होने को है। मोदी जी ने अच्छा भाषण भी दिया उनके लिए। 1982 से 85 तक वो यहाँ आरबीआई के गवर्नर भी थे। बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं, नरसिम्हा राव जी का जो सरकार था उसमें। फिर तो प्रधानमंत्री भी बनते हैं 2 बार। ये देखिए, ये इनकम्बेंट है, मैंने आज के दिन में आरबीआई के गवर्नर यही है। और 25th ये आरबीआई गवर्नर, इनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, और रिसेंटली इनको एक ऑनर भी दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का, सेंट्रल बैंकिंग लंदन से।
तो आज के दिन में देखिएगा एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर है। तो डिप्टी गवर्नर लोग का नाम भी देख लेते हैं। एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जी। ये पूछा जा सकता है। दे दिया 4 नाम, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है। और ये आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 81A है उसी के तहत में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का बारे में डिटेल दिया हुआ है। और आरबीआई गवर्नर का टर्म 3 साल का होता है। वैसे ये 18 से 21 में बने थे, फिर 21 से एक्सटेंशन मिला, 24 में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। अगर फिर एक्सटेंशन दिया गया तो अलग बात है। तो आज तक के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर कौन है? सर बेनेगल रामा राव। ठीक है, 7 साल समथिंग 197 दिन ये थे। और ये बाद में एम्बेसडर भी बने थे यूएस के। और शॉर्टेस्ट सर्व कौन थे? अमिताभ घोष से 20 दिन के लिए। ओके। अच्छा, आरबीआई का मेन रोल थोड़ा देख लेते हैं, इसको अच्छे से सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ ज्यादा ही। पहला रोल है जो बैंकर्स बैंक। हम और आप अकाउंट खोलते कहाँ? कोई भी एक बैंक में खोलते हैं। तो बैंक में हमारा नाम का एक अकाउंट रहता है, वो हम लोग पैसा जमा करते हैं, वहां से लोन लेते हैं, वापस करते हैं। वैसे ही जितना भी शेड्यूल्ड बैंक है ना, वो सब बैंक आरबीआई में पैसा रखता है। आरबीआई में उस बैंक का अकाउंट रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है। गवर्नमेंट्स बैंक, सरकार का जितना भी पैसा है, सरकार का भी अकाउंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अकाउंट है। जो भी आपका पैसा वगैरह जमा करना है, जैसे कि इधर लीजिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या कोई भी जो डिपॉजिट रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? वही आरबीआई में रखा जाता है। बोलते हैं ना, जमानत जब्त हो गया, इलेक्शन के लिए जो पैसा रखा जाता है तो वहीं रखा जाता है। अच्छा, फॉरेक्स, अच्छा ये सब हल्का सा छू कर निकल रहा हूँ, और डिटेल आप लोग अच्छे से देखिएगा कि इकोनॉमिक्स का चीजें बहुत, मतलब बहुत ही कठिन होता है ये। फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पहले देख लेते हैं, 22-23 में हम लोग का कितना था? 563 बिलियन डॉलर्स। ये 9 महीना का इंपोर्ट के लिए भी सफिशियंट था। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के खबर आया था जो हफ्ता 10 दिन चलने वाला था। तो कोई भी कंट्री का अगर फॉरेक्स रिजर्व अच्छा रहेगा तो देख लीजिए वो कंट्री अच्छा, मतलब मैं कहा था जो कोई भी कंट्री का जब फॉरेन रिजर्व जो है वो अगर स्ट्रांग रहेगा तो वो कंट्री काफी ग्रो करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट काम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करेंसी को प्रिंटिंग करना और उसका सर्कुलेशन करना। करेंसी यानी कि जितना भी नोट वगैरह है उसका पूरा राइट सिर्फ आरबीआई के पास है। वही प्रिंटिंग वगैरह कराएगा, और सर्कुलेशन भी नोट को जो बैंक तक पहुंचाना है या इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाना है तभी वही करेगा। ठीक है। अच्छा, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जैसे कि डीमोनिटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 में हुआ था। उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। ये खास चीज इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इंडियन करेंसी जो है ऑफिशियली नेपाल और भूटान दोनों में यूज होता है, और अनऑफिशियली चोरी छुप के जिम्बाब्वे में भी यूज होता है। अच्छा, ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, ये 1 रुपये का नोट का है। इसमें जो साइन रहता है ना, ये फिनेंस सेक्रेटरी का रहता है। इसके अलावा 2 रुपये से लेकर 2000 तक, एक्चुअली 2000 अभी लीगल है, ठीक है, खाली उसको सर्कुलेशन से उठा लिया गया है, अभी लीगल नहीं कहा गया है। तो 2000, 2 रुपये से लेकर 2000 का जो भी नोट होता है सब में आरबीआई गवर्नर का साइन रहता है। और ये सिर्फ 1 का रुपये में फिनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको छपाता है। अच्छा, आरबीआई का अंदर में फुल्ली ओन सब्सिडरी, मतलब आरबीआई खुद ही ये सब्सिडरी को चलाता है। क्या क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1995 में बनता है। और इसका अंदर में ही करेंसी नोट प्रेस है 2 जगह। एक तो हमारा प्यारा वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट मिदनीपुर सालबोनी में है। और और दूसरा मैसूर जो कि कर्नाटका में है। तो सालबोनी में जो है वहाँ का जो मशीन है वो जापान से आया हुआ है, और मैसूर का जो वो स्विट्जरलैंड से आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अरे, इसका अलावा आरबीआई का अलावा भी एक ये है संस्था है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। उसका भी 2 करेंसी नोट प्रेस है, एक नासिक में है जो कि महाराष्ट्र में आपको मालूम है, और बैंक नोट प्रेस जो कि देवस में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर भी नोट प्रिंटिंग होता है, सिक्योरिटी पेपर वगैरह जो भी सब यहाँ पर प्रिंटिंग होता है। और पेपर कहाँ से आता है ये सब छपने के लिए? ये होशंगाबाद, जिसका अभी का नाम है नर्मदा, नर्मदापुरम, यह स्पेलिंग गलत है, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम नाम है होशंगाबाद। वहीं से ये पेपर आता है, उसी से नोट वगैरह छपता है। और जो कॉइन दिखते हैं उसमें किसी का भी साइन नहीं रहता है। इंडिया गवर्नमेंट मिंट्स 4 है पूरा वर्ल्ड, इवन इंडिया में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। और कोलकाता का जो मिंट है वो सबसे पुराना मिंट है। अच्छा, ये जो शख्स दिख रहे हैं इनका नाम है उदय कुमार। और इन्होंने ही अभी देखिएगा रुपी का जो हम लोग का साइन है, जैसे कि पहले डॉलर का रहता था ना, अभी जो रुपी का साइन है हमारा, इसका डिजाइन इन्होंने ही किया था 2010 में। अच्छा, आरबीआई का जो सब्सिडरी कहा था, एक तो मैंने ये कहा था आ, वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और भी कुछ कुछ है, एक है डीआईसीजीसी,
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये 1978 में बनता है। और ये क्या करेगा, 5 लाख का आपको डिपॉजिट का सिक्योरिटी देगा। यानी कि अगर आपका कोई बैंक में सेविंग्स, एफडी, आरडी, करंट अकाउंट है और बैंक कलेप्स करता है तो इसका जरिए से आपको मतलब मैक्सिमम 5 लाख रुपया का भुगतान मिलेगा। और एक आरबीआई का सब्सिडी है रीबीट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2016 में बना था। एक है इप्टैस यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, जो कि 2015 में बना था। और एक है आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, 2022 में बना था। तो ये सब भी मिलके जितना भी आरबीआई का सुधार है वो सब करते रहता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, यूपीआई पेमेंट ये वगैरह सब कोई मिलके देखते रहता है। हो गया आरबीआई का काम खत्म। अब नीति आयोग, नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंडिया का एक एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। मतलब जितना भी, जैसे कि ये किसको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, यानी कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, और मॉनिटर करता है, एवोल्यूशन भी करता है। बॉटम अप अप्रोच को ये दिखता है, यानी कि नीचे से ऊपर थिंक टैंक है, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर में ये आता है। 13 अगस्त को 2014 में, एक्चुअली जब 2014 में मोदी जी का सरकार बनता है तो 65 साल पुराने जो प्लानिंग कमीशन है, मोदी जी आते ही उसको पहले बंद करवा देते हैं। और एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूनियन कैबिनेट है वो लोग रेजोल्यूशन पास किया करता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इसको कहा जाता है। नीति आयोग स्टैब्लिश होता है 1 जनवरी 2015 में। इसको रिप्लेस करता है प्लानिंग कमीशन को। अच्छा, इसमें कौन कौन रहता है? ऑल द सीएम्स, हर स्टेट का सीएम रहेगा, दिल्ली और पुडुचेरी का भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल द यूटीज एंड वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द पीएम एंड सम टेम्पोररी मेंबर्स। ठीक है। और अभी मौजूदा चेयरमैन कौन है? ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, यानी कि जब भी कोई प्रधानमंत्री रहेगा वही चेयरमैन रहेगा नीति आयोग का। तो अभी चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी है अभी, जिनका रैंक और स्टेटस एक कैबिनेट मिनिस्टर का समान होगा। और पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनागरिया, जिनको भी फाइनेंस कमीशन का भी चेयर बनाया गया, मालूम है ना आपको? अच्छा, बी वी आर सुब्रमण्यम कौन है? ये मौजूदा सीईओ है नीति आयोग के। और पहले कौन थे? ये पहली महिला ही थी, मिसेस सिंधु श्री खुल्लर। तो ये आरबीआई और नीति आयोग का वीडियो था, आप लोग अच्छा से सुनिएगा, आप लोग को बहुत काम आएगा हर एग्जाम में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो के लिए इंतजार करें।